Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the second lecture of class 9 Civics chapter 2 Constitutional Design. In this lecture we are going to study about the Constitution of India. Constitution कैसे बना, किसने बनाया और कौन-कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको बनाया गया. पिछले लेक्चर में हमने साउथ अफ्रीका की केस स्टडी देखी थी, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना ये देखा था. यहाँ पर हम शुरू करेंगे एक बैकग्राउंड स्टोरी से. क्यों? ताकि आप रिलेट कर पाए कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना और क्या ज़रूरत पड़ गई थी हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की. वी ऑल नो दैट इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. हम पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आई. पूरे 200 साल उन्होंने जब हमारे ऊपर रूल किया तो इन 200 ईयर्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जब इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई. पहला रिवोल्ट हम देखेंगे तो कब होता है? 1857 में. जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं, अब तो आप 9th में आ गए, आप पढ़ चुके हैं, है ना. ये 8th स्टैंडर्ड में था. 1857 का रिवोल्ट देखेंगे. पहली बार ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब इंडियंस को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होते जा रहा है. क्यों? क्योंकि वो हमसे इतना ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि नाउ दे आर रेडी टू फाइट विद अस. तो 1857 में पहला रिवोल्ट होता है. इसके बाद बहुत सारे रिवोल्ट होते हैं. ठीक है, धीरे धीरे करके हमें इंडियंस को समझ में आने लगता है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं हमको गुलाम बनाने की कोशिश कर चुके हैं. बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर आते हैं जो ये बताते हैं, इंडिया के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स आपकी वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं, है ना, आपको एक्सप्लॉइट किस तरीके से कर रहे हैं. पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, इंटेलेक्चुअल लीडर्स आते हैं और सब मिलकर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फाइट करते हैं. इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चलता है और फाइनली 1947 में हमको मिल जाती है इंडिपेंडेंस. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी 1947 में, तो ये बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग वाला समय रहा होगा. क्यों? क्योंकि 1947 में इंडिया आज़ाद हो रहा था, इस चीज़ की लोगों को खुशी थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के मन में एक दुख भी था. वाई? बिकॉज जो यूनाइटेड इंडिया था, जो एक कंप्लीट टेरिटरी ऑफ इंडिया थी, उसका पार्टीशन होने जा रहा था. वी ऑल नो 1947 में ही क्या हो जाता है? पार्टीशन. पार्टीशन किसके बीच में? मतलब जो पहली पूरी एक कंट्री इंडिया थी, अब उसमें से एक हिस्सा निकल के बनने वाला है पाकिस्तान. 1947 में पाकिस्तान बन जाता है. 14 अगस्त 1947 में उनका इंडिपेंडेंस है, पाकिस्तानीज का. एंड 15 अगस्त 1947 में इंडियंस का इंडिपेंडेंस डे. पार्टीशन के समय यहाँ पर जो कुछ ब्रिटिश लीडर्स हैं और हमारे इंडियन लीडर्स जो हैं, ये सब मिलकर ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद कंट्री काम कैसे करेगी. और पार्टीशन जो हुआ है तो इंडिया के कौन से लोग पाकिस्तान में जाकर रहेंगे और कौन लोग इंडिया में रहेंगे. तो सबसे अच्छा तरीका था क्या था? क्योंकि देखो, हम जब ब्रिटिशर्स के अंडर होते हैं, जब कॉलोनियल रूल चल रहा होता है, तब हमें समझ में आता है कि फ्रीडम की, इक्वालिटी की और चॉइस की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है. तब हमें नहीं मिली. दैट इज़ वाई जैसे ही हम आज़ाद हो रहे होते हैं और पार्टीशन हो रहा होता है, तब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर लोगों को चॉइस मिलती है कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं या फिर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं. तो जो भी इंडिया में रहना चाहता है वो यहाँ रुक सकता है, जिसको पाकिस्तान जाना है जा सकता है. और पाकिस्तान वाले रीजन से अगर कोई इंडिया आना चाहता है तो दैट इज ऑल्सो फाइन. पार्टीशन के समय प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 चॉइसेस होती हैं. प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है? ऐसी टेरिटरीज जो उस समय जहाँ पर राजा महाराजा या जो प्रिंसेस हैं वो वहाँ पर अभी तक रूल लोगों को कर रहे थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ऐसी जगह को हमने बोला है प्रिंसली स्टेट्स. उनके पास 3 ऑप्शन थे. या तो वो इंडिया में रुके, या तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं, या तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. लेकिन उस समय कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनका ये मानना था कि यही वो समय है जब हमें इंडिया के, अगर अभी 2 टुकड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान जब अलग हो रहा है, तो हम बाकी इंडिया को क्या करें, एक साथ यूनाइटेड रखें. तो ज़्यादातर क्या कोशिश करते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस कर लिया जाए कि आपको इंडिया के अंदर रहना है. ये सब चल रहा होता है. तभी ये समझ में आता है कि अब हम इंडिपेंडेंट तो हो गए, बट नाउ व्हाट. हमें अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह गवर्न करना है, जिसके लिए हमें क्या जरूरी है? कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन की नीड समझ में आती है तो
कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब इंडियंस ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बारे में सोचा होगा। अभी से 1947 से काफी पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ लीडर्स होते हैं, वो एक कच्चा कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं इंडिया के लिए। उसको मान्यता नहीं मिलती, लेकिन एक तरीके से ड्राफ्ट कर चुके होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही बेसिक लेवल का होता है। मोतीलाल नेहरू कौन थे? ही वॉज द फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कराची सेशन होता है। 1885 में बनती है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस मतलब वो कांग्रेस नहीं जो आज आप देख रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस का मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लोग एक साथ आकर एक पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे थे, और ये पार्टी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पर कर रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, और जब भी इंडियन नेशनल कांग्रेस कहीं पर मिलती थी तो उसको नाम दिया जाता था सेशन। ठीक है, ऐसे ही जब 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलती है कराची में, तो उसको बोला गया है कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कराची सेशन में मेन टॉपिक क्या होता है डिस्कशन का, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, है ना। एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना पसंद करेगी। 1931 से लेकर थोड़ा और आगे जाएंगे 1935 तक, यहाँ पर ब्रिटिशर्स को क्लियरली समझ में आने लगते कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिया को आज़ाद करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं वो भी उस चीज़ के लिए रेडी हो रहे थे। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है 1935 में। ये एक्ट बहुत कुछ एज इट इज ले लिया जाता है फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। क्यों? क्योंकि बहुत से आइडियोलॉजीज जो यहाँ पर है, बहुत से आइडियाज जो है, बहुत सी पॉलिसीज जो बनाते हैं वो कंसेंसस से बनती है। कंसेंसस का मतलब है सहमति। इंडियन लीडर्स की सहमति होती है कि हाँ, हम इक्वालिटी चाहते हैं, हम फ्रीडम चाहते हैं, हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज चाहते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए, वुमेन के लिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स चाहते हैं, फंडामेंटल राइट्स देना चाहते हैं लोगों को। साथ में जो भी गवर्नमेंट बनेगी बाय द मेथड ऑफ डेमोक्रेसी, उस पर भी हम कुछ लिमिटेशंस रखना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें कहाँ पर हम ऑलरेडी लिख चुके थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें बहुत कम चेंजेस करके उसको एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बेसिक्स में लिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होते हैं 1946 में, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स अभी भी है ना, एंड दे प्लस सम इंडियन लीडर्स, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी ये डिसाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है डेमोक्रेटिक तरीके से, लेकिन 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू वाले डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, थोड़ा आसानी से समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस लिए बनाई गई थी, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बन सके, और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बन रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया के ही लोग होने चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इंडिया के लोग होने चाहिए तो पूरे इंडिया से आने चाहिए। पूरे इंडिया से जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो डेमोक्रेटिक तरीके से आएगा, मतलब इलेक्शन की मदद से आएगा, लेकिन हर व्यक्ति को वोट करने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब तक हमने सबको वोटिंग राइट्स नहीं दिया था, है ना। हम वो कब देंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या होता है, जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है वहां से लोग आते हैं और वो बैठते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, ये कुछ 200-300 लोगों की एक असेंबली होती है। लेकिन जब पार्टीशन की बात सामने आती है, अभी यहाँ पर तो जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, दोनों में मुस्लिम लीडर्स भी होते हैं और इंडियन लीडर्स भी होते हैं, है ना, हिंदू लीडर्स भी होते हैं। लेकिन जब पार्टीशन की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान, और दोनों अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको इक्वालिटी दे रहा है,
जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको डेमोक्रेसी दे रहा है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं बनी। तो इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये है कि सबको वोट का राइट नहीं मिला है, लेकिन स्टिल हर हिस्से से और हर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग यहाँ पर आके बैठे हैं और उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद की है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, बहुत सारे टॉपिक्स को उठाया जाता है और काफ़ी समय लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करते हैं। जब बहुत सारा डिस्कशन हो जाता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लिख लिया जाता है, तब बनती है एक ड्राफ्टिंग कमेटी। तब यहाँ पर फॉर्म होगी एक ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्ट का मतलब समझेंगे, जब भी कोई चीज हम फाइनलाइज करने वाले होते हैं तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो बन जाता है उसको बोलेंगे हम ड्राफ्ट करना। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसके हेड होते हैं या इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं आपके भीमराव अंबेडकर। इससे ही क्लैरिफाई होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसमें हर सोशल बैकग्राउंड से लोग आए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं भीमराव अंबेडकर, ये बिलोंग्स टू द दलित कम्युनिटी। और क्योंकि ये खुद वो सारी एट्रोसिटीज, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो डिस्क्रिमिनेशन अपनी लाइफ में फेस करके आ रहे होते हैं, तो इनका कंसर्न रहता है कि किस तरीके से हम माइनॉरिटीज या फिर जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो सोशली डिसएडवांटेज्ड क्लासेस हैं, हम उनको किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे, कैसे हम उनको इक्वालिटी देंगे, कैसे उनके राइट्स हम उनको दिलाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है ये बहुत डिटेल्ड बनता है। ड्राफ्टिंग कमेटी आती है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बहुत सारे चेंजेस लेकर आती है। इवन 2000 चेंजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कंसिडर किए जाते हैं। फिर यहाँ पर बेसिक्स लिख दिए जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स आखिर क्या होंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो आधार है वो क्या होंगे। और यहीं पर फॉर्म होगा आपका प्रिएम्बल। प्रिएम्बल इज लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपके पास एक आईडी कार्ड होता है जो आपका नाम, आपकी क्लास, आपका फोन नंबर, ठीक है, और आपके फादर या आपके मदर का नाम बताता है। मतलब एक बेसिक आइडेंटिटी आपकी उससे पता लगाई जा सकती है। तो प्रिएम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड जैसे बनाया गया एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या और वो क्या देना चाहता है। वी विल बी लर्निंग प्रिएम्बल इन अ सेपरेट वीडियो, है ना। मैं प्रिएम्बल को लेकर और उसके हर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। यहाँ पर हम प्रिएम्बल को डिस्कस करेंगे तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। अब प्रिएम्बल में ही मेंशन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार होता है। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट कब से चालू होता है या वो लागू कब से होता है, 26 जनवरी 1950। That's why we celebrate Republic Day on 26th of January. कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 26 नवंबर 1949, लेकिन हमने उसको इफेक्ट में कब से लाया, 26 जनवरी 1950। अभी हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 से वो इफेक्ट में भी आ जाते हैं। मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया एज एन डेमोक्रेटिक कंट्री हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिया में अब जितनी भी चीजें होने वाली है वो कैसे होंगी, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद भी हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन को उतने ही इज्जत और सम्मान के साथ फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं हुए, बराबर चेंजेस हुए, लेकिन आज भी इंडिया के लिए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन ही है। बल्कि बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन को आज उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, लोग उसको उतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्टफुली फॉलो करने का क्या कारण है, हम क्यों उसको अभी तक इतने इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्यों हमारी जुडिशरी जब भी कुछ उसको समझ नहीं आता है या जब भी कोई केस से रिलेटेड उसको कुछ काम, कोई डिसीजन लेना होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के क्यों देख रही है।
इसका कारण ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब इंडिया में बना तो उसके पीछे लोगों ने मेहनत किस तरीके से की। सबसे पहले हम देख चुके हैं कि यहाँ पर 1928, 1931 एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, शुरू से ही यहाँ पर लोगों के बीच में कंसेंसस था। मतलब जो लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो अथॉरिटी लेकर बैठे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, बहुत सारे कंसेप्ट्स को लेकर उनमें सहमति बहुत पहले से थी। सबका यही कहना था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सिटीजन्स के पास राइट्स होने चाहिए, गवर्नमेंट की पावर्स लिमिटेड होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होना चाहिए। मतलब बहुत से ऐसे बेसिक्स थे जो सबके बीच में एकदम क्लियर थे। किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन नहीं उठाया, है ना। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके बीच में कंसेंसस था। तो वो कंसेंसस हमको इतना इन्फ्लुएंस कर चुका है कि आज हम भी ज़रूरी मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट की पावर्स लिमिटेड होना ज़रूरी है, हमारे पास राइट्स होने चाहिए। ठीक है, कंसेंसस इज वन ऑफ द बिग रीजन। नेक्स्ट कारण क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन भले ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की अकॉर्डिंग नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी उसमें हर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। अलग अलग रीजन से, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोग आकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बने हैं और सबकी सहमति से, सबके कंसेंसस से ही कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया। आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की पॉसिबिलिटी है। अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हम कोई प्रोविजन चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट की पॉसिबिलिटी होने का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये चीज एक्सेप्ट करता है कि अकॉर्डिंग टू द टाइम लॉज या फिर रूल्स, इवन कुछ आइडियोलॉजीज जो है वो भी आउटडेटेड हो सकती है, समय के अकॉर्डिंग वो काम की नहीं बच रही हैं, तो उनको आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ क्या नहीं चेंज कर सकते? दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये हम कभी और किसी लेक्चर में, आई विल बी मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट। ठीक है, मतलब एक हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है जो बिल्कुल बेसिक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का सार है एक तरीके से, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स जो हैं उनको कंसीडर किया जाता है, तो चेंजेस भी कर सकते हैं, है ना। बहुत स्ट्रिक्ट कोई भी चीज नहीं है। देन लास्ट थिंग इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोसेस लिख चुका है काम की, डेमोक्रेसी की, वो है 3Ds के अकॉर्डिंग। ये 3Ds क्या है? डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। मतलब कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ये 3Ds जो है ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिसीजन होगा या कोई भी मैटर पे सोल्यूशन चाहिए होगा तो पहले उस पर डिस्कस किया जाएगा, फिर उस पर डिबेट किया जाएगा और फिर उसको डिसाइड करेंगे, दैट टू बाय द मेथड ऑफ वोटिंग। अब जब डिस्कस होगी कोई भी चीज़ तो ऑब्वियस है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से डिस्कशन होगा। हर टॉपिक के प्रो और कॉन्स को एक साथ डिस्कस किया जाएगा, उस पर डिबेट किया जाएगा, अपोजिशन को भी बराबर चांस दिया जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर मैटर को क्रिटिसाइज करो, है ना। मतलब डिसीजन किसी भी एक हाथ में नहीं है, या यूनिलेटरली कोई भी व्यक्ति डिसीजन नहीं ले रहा है। अब जब बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज लगाकर कोई भी डिस्कशन करेंगे, उस पर डिबेट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे, तो गलत डिसीजन होने के चांसेस कम है। दैट इज वाई ये सारे पॉइंट्स के कारण कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया में अभी तक सुप्रीम है और अभी तक इंडियंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बराबर रिस्पेक्ट करते हैं और साथ में उसके अकॉर्डिंग ही हमारी कंट्री को रन किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर द चैप्टर। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम इस तरीके से कवर नहीं कर सकते, लेकिन चैप्टर में जितना ज़रूरी था उतना आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमने देखा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के बारे में देखा, बचता है प्रीएम्बल। So we will be covering preamble in the next lecture. I hope
I made the topic clear to you. If you have any doubt, do ask me in the comment section, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.